हमारे अगले सत्र का नाम है अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, और इसके लिए हमारे बीच में हमारी वक्ता यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच में उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ, सुश्री रश्मि सामंत जी को। और मैं आपसे बातचीत करेंगे हमारे दैनिक जागरण के जनरल मैनेजर श्री प्रशांत कश्यप सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। संवादी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। लखनऊ बहुत ही साफ़ ज़ुबान का शहर है, तो इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ कि मैं देश के ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, ऐसे क्षेत्र में मेरी परवरिश हुई है जहाँ ट्रेन चलता है और गाय दूध देता है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं फिसल जाऊँ कहीं पर। तो छोटे शहर के आसमान बहुत साफ़ होते हैं, तारे सितारे चाँद सब कुछ बहुत ही खुले में दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। इसलिए छोटे शहर के सपनों में कोई सीलिंग नहीं होता है कि हम यहीं तक देख सकते हैं। इसलिए जब छोटे शहर की एक छोटी लड़की को कहा जाता है कि खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, तो वो सोचती है कि वो पढ़ने के लिए कहीं भी जा सकती है और पढ़ाई करे तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। वैसे ही एक छोटे शहर से रश्मि 20-22 साल की उम्र में पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड पहुंच गई। और सिर्फ ऑक्सफोर्ड पहुंची ही नहीं, फिर ऑक्सफोर्ड में उन्होंने ऐसा बुलंद पताका फहराया कि इस दुनिया के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के और देश के हर अखबार का हेडलाइन बन गई। ठीक है, क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, इस पे हम रश्मि से ही सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्ते, रियली गुड टू बी बैक इन लखनऊ। कहते हैं ना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो मुस्कुराना बंद ही नहीं हुआ है जब से मैं कल आई लखनऊ, और इट्स जस्ट अ वेरी स्पेशल फीलिंग टू बी बैक हियर इन लखनऊ। तो मुझे लगता है कि मेरा जर्नी जो है बहुत ही, जैसे आपने वर्णन किया, एक छोटे शहर से शुरू हुआ, एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन स्टोरी। ऐसे बड़े शहरों का नहीं है जहाँ पे आपको लाइटें और पोल्यूशन इतना है कि तारे भी ना दिखे। सो आई टेक दैट एनालॉजी क्योंकि आई बिलीव दैट यू ड्रीम एज बिग एज यू सी। जो आपको दिखता है वही आपकी एक तरह से सीलिंग बन जाती है। तो जब आपको रात में तारे दिखने लग जाते हैं ना, तो वही आपके एक तरह से सीलिंग बन जाती है कि यू विल शूट फॉर द स्टार्स। That has been the kind of upbringing and upgoing, and a little bit of about Udupi is very necessary I feel, क्योंकि अगर जानना चाहे कोई कि मेरी मनोस्थिति या how is my nature, then it's very important to know where I come from. यहाँ पे कितने लोगों ने कांतारा नाम का फिल्म देखा है? Quite the show of hands. बाकियों ने सुना तो होगा। तो कांतारा फिल्म में जो दिखाया गया है, दैट इज़ बेसिकली द रूह ऑफ उडुपी। उडुपी को टेम्पल टाउन माना जाता है भारत का। आपको हर 500 मीटर में एक मंदिर दिखाई देगा जहाँ पे 1000 सालों से निरंतर अन्नदान चल रहा है। मैं लखनऊ वाले अंदाज में एक छोटा सा मजाक कर लूँ कि इतना छोटा शहर में हर 500 पे तो हम 10 टेम्पल में तो बहुत दूर निकल जाएंगे। मैं ऐसा रख सकते हैं हर 150 मीटर पे मैं एक मंदिर दिखाई देता होगा। जी, तो ऐसा एक शहर जहाँ पे यू सी अल्ट्रुइज्म, एंड दैट वाज बेसिकली माय अपब्रिंगिंग। एंड ये भी माना जाता है कि इतना दान दक्षिणा करोगे तो कहाँ के रह जाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट उडुपी डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ऑल ऑफ कर्नाटका आफ्टर बैंगलोर अर्बन। हमारा जो GDP है, इट इज़ $5.18 billion in current prices, Udupi district. And at constant price, it is $3.8 billion US dollars. And जो हमारा undivided district था, it is home to 6 of the nationalized banks that you see in Bharat आज. Syndicate Bank, Corporation Bank, Canara Bank, State Bank of Mysore, Vyasa Bank, सारे जो हैं that you see as the national banks, they were born there. So it is an example of the
Bharat that you know as the Sone Ki Chidiya. So it is a little trailer of that. तो उडुपी के लोग काफ़ी एंटरप्राइजिंग है, काफ़ी कामकाजी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन उडुपी का ब्रांड भी उतना ही मजबूत है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई ऐसा शहर होगा जहां उडुपी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ना हो, वहाँ का मसाला डोसा पे लोग खाने ना गए हों। तो उडुपी में आप पल बढ़ रही थी और आपके पेरेंट्स क्या कर रहे थे उडुपी में? So they are from Udupi. वहीं पे पले बड़े and everything. My mom is a homemaker and my father runs a very small business in Udupi. So it's nothing very fancy. And हमारे परिवार में भी एक मंदिर है. अगर हर 500 मीटर में मंदिर है तो हमारे परिवार में भी मंदिर होना ज़रूरी है. And it's been in the family for hundreds of years. तो the upbringing has been constant, rooted in one place with unlimited possibilities. But that, you know, that symphony has been very picturesque, which I've kind of elaborated in the book. बिल्कुल, इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड। इस किताब को सबको को पढ़ना जरूरी है, हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, और हर पेरेंट्स को पढ़ना जरूरी है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, वो कैसा फेस कर रहे हैं, क्या रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में उनके साथ क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रश्मि ने लिखा है उन सारी बातों को। तो रश्मि ऑक्सफोर्ड ही क्यों गई, क्योंकि क्या पढ़ने गई ऑक्सफोर्ड आप? तो आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग एनालॉजी व्हाई आई वेंट देयर। तो जब मैं छोटी थी तो ऐसे हॉकर्स आते थे, तो उन्होंने एक डिक्शनरी बेचा था हमें जिसमें लिखा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट था कि ये क्या है, तो मैंने पापा से पूछा ये क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो पिताजी ने बोला ये एक ऐसी डिक्शनरी है विच इज़ मेड बाय अ यूनिवर्सिटी विच इज़ रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो उसी दिन मेरे दिमाग में खनका कि आई विल गो स्टडी देयर बिकॉज इट इज़ कॉल्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो एक बचपन की जिद थी which turned into a reality through hard work, consistency and grit. And that is pretty much the story of Oxford. And मैंने पढ़ाई करी है engineering में. So this is something people don't know. I'm a mechanical engineer with a double degree in renewable energy. And I specialize in green hydrogen futures. So that is my background. मुझे उम्मीद है कि आप जो भी पढ़ाई की है उससे कम से कम दिल्ली का स्मॉग कम करने में आप मदद करेंगी। तो ऑक्सफोर्ड में पहुंचने के लिए 2 हर्डल्स होते हैं। एक ऑफ कोर्स ये है कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपने क्या पढ़ाई किया है, ये तो एक है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा हर्डल होता है वो बहुत ही छोटी बात है लेकिन है बहुत बड़ी बात, कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाए, क्या लिखा जाए कि वो मुझे इंटरव्यू के लिए हमें कंसिडर करे कि हम आ जाए, हम वो कंसिडर करें हमें। तो उडुपी में रहकर क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा था जो मदद कर रहा था कि फॉर्म कैसे भरो और इसमें क्या लिखो, अपने बारे में क्या बताओ, एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या डालना है, तुम्हें ये तमाम चीज़ों प्रोफाइलिंग कैसे करनी है अपनी, तो कौन था जो ये सब मदद कर रहा था आपको ऑक्सफोर्ड जाने के लिए? वेल आई थिंक हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ अगर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर रहे तो पापा को 10 बार फ़ोन करेंगे कि कैसे भरे इसको। इस दौरान आई डिडंट हैव एनी हेल्प एक्सेप्ट फॉर माई रेकलेस ऑप्टिमिज्म। तो मैंने खुद से भरा था और भर के ऐसे भेज दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। सो इट वॉज मोर लाइक अ DIY, डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ अ फॉर्म। जो मन में आया मैंने भर दिया और डाल दिया पोर्टल में। बट आई थिंक इट taught me a lot about reckless optimism. हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मुझसे ये नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आई डोंट हैव द हेल्प ऑफ मे बी अ वेरी एक्सपेंसिव एजुकेशन कंसल्टेंसी। वी इन डेली लाइफ एज वेल वी डिस्काउंट आवरसेल्व्स फ्रॉम एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हम अपने आप को मेंटली रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। आई थिंक वो नहीं था, दैट सेंस ऑफ रेकलेस ऑप्टिमिज्म था जो जवानी में भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड अभी आप बच्ची ही हैं हमारे आप लोगों के लिए, तो उसी क्योंकि जिस उम्र में आप गई और जिस उम्र में लौट के आई उस उम्र में अभी बच्चे ही होते हैं। So it was that sense of reckless optimism that took me there and which got me admitted and which got me to the University of Oxford. रश्मि से लगभग हम लोग का परिचय हो गया है, तो हम लोग ये जानने की तरफ शुरू करेंगे
कि ऑक्सफोर्ड में रश्मि से पहले भी काफ़ी लोग गए हैं पढ़ने के लिए इस देश से, लेकिन रश्मि ही क्यों यहाँ पर है जहाँ हम आप सबको बैठा के बात करना चाहते हैं रश्मि से? क्योंकि ये जो 3 महीने के बाद जो आपने सोचा कि रश्मि के ड्रीम्स का कोई सीलिंग नहीं है, वो सीलिंग पे आप मतलब जो आसमान आपके सपनों का है, आप ऑक्सफोर्ड जाने के तीसरे महीने आप वहाँ के स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ती हैं और फिर पहली भारतीय बनती हैं जो ऑक्सफोर्ड के हजारों साल के इतिहास में आप स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनती है। ये शानदार बात है, शानदार बात है। बाकी बातें रश्मि बताएंगी इसको लेकर, लेकिन ये एक और बार ताली मैं चाहूँगा इस बात को लेकर कि रश्मि जब वहाँ पे इलेक्शन लड़ती है तो उस साल जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज था, 1000 साल के इतिहास में, और ये 54% वोट से जीतती हैं। इससे पहले वहाँ पर एक और एशियन या हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की एक जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं लड़ी थी, वो डिबेटिंग सोसाइटी का चुनाव लड़ने का ही हिम्मत की थी। तो अगर डिबेटिंग सोसाइटी का चुनाव लड़के कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बन सकता है तो रश्मि से हमें बहुत उम्मीद है। हाँ, तो रश्मि अब इस इलेक्शन को बताइए, आपका कैंपेन क्या था? 3 महीने बाद ही ऑक्सफोर्ड में पहुंचते ही आप सोच ली कि मुझे इलेक्शन पॉलिटिक्स में आना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, कैंपेन करना है, नरेशन डेवलप करना है, कैसे हुआ ये सब कुछ? Well, I think it's quite strange. मैं गई, I was very happy for the first month. Second month आया तो वो थोड़ा हनीमून फेज ख़त्म हो गया, तो जहाँ भी देखो मुझे स्टैचूज दिखते थे। एक गणेश जी का एक स्टैचू था इन वन ऑफ द कॉलेजेस। आई यूज्ड टू पास बाय एवरी डे टू गो टू द लाइब्रेरी। क्यूरियसली आई वेंट एंड आई सॉ कि क्या है ये, तो वहाँ पे लिखा गया था 13th century लोटस फीट गणेशा looted from India. And it was not being celebrated as a point of diversity, rather it was being displayed as a trophy of subjugation, of oppression of another community. तो हम जब भी किसी और देश की चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, we do it with a mark of respect, we as a point of celebrating that diversity. But here the intention was feeling wrong. And I think एक बार आपको जब दिख जाता है तो हर जगह आपको दिखने लग जाता है। तो every other corridor was such, every other mural was such, which was celebrating colonialism in some day. I lost it on a day when I was questioned. I mean जब सुबह बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं बीच में आपको एक्सपेंड करूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से आपकी किताब को पढ़ा हूं मैं। It was celebration of colonialism or it was like their celebration of their expansion. हम कितने बड़े थे, क्या था ये? See, I think it was more of a celebration of that point that they were big and they were able to subjugate a big part of the world. Not the fact that they went far and wide with their ideology. If you go to Southeast Asia, they still have Ramayana ko dikhate hain in Bali and everything. They still do that. That is celebration of culture of an era of kingdom which was mutually beneficial. Do you see something like that about colonialism in Bharat? No, you don't. Because the intention of that expansion was not right. It was wrong. It came from a point of oppression. It came from a point of exploitation. So there is a clear difference between that, these two different kinds of expansions. So I think this was not that kind of an expansion. It was more of a celebration of exploitation and not that of expansion. Okay, so continue with your campaign trail now. So the campaign trail, I kind of lost it जिस दिन मुझसे question पूछा गया कि why are you talking about decolonization? लेकिन एक मूर्ति था जो आपको बहुत परेशान किया जिसकी वजह से आप गणेश जी की मूर्ति जो थी और भी किसी का है सीसिल रोड्स की जो मूर्ति थी। तो सीसिल रोड्स इज अ slave owner, he was the head of Rhodesia. So somebody who's been at the forefront of colonization and oppression in such a huge part of the world. उसकी मूर्ति है on Oriel Street. So there's a huge statue of Cecil Rhodes and there's also a very prestigious scholarship called the Rhodes Scholarship under his name.
So that also bothered me, being like, ki, why are we celebrating people who are responsible for slavery in our world, who are responsible for human rights violations in our world? And it's not like people don't want to give money. आज भी there are, you know, alums, Oxford alum, who are dying to give money and dying to set up scholarships under their name because it's a mark of prestige. तो अगर आज हमने सीसिल का जो रोड स्कॉलरशिप है उसको हटा दिया तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा to set up another scholarship with a different name that does not have blood attached to it. So this was literally blood money being जी, बिल्कुल। celebrated. तो जब ये रोड्स की बात कर रही है तो आपको ये जानने की जरूरत होगी कि ये पूरे यूरोप में अगर स्लेवरी को किसी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और प्रोपेगेट किया और उसको पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमी में जोड़ने की कोशिश किया, वो रोड्स थे। और पूरे रोडेशिया के हेड थे उन्होंने, और उनके नाम का स्टैचू ऑक्सफोर्ड में लगा हुआ है और उनका जो स्कॉलरशिप है वो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है। और वहाँ ये उस मूर्ति को देखती हैं, आंखों में देखती हैं रोड्स के, और सोचती है कि ये तो ध्वस्त होने की जरूरत हो गई है। जी नहीं, तो वो भी था। और हमारे एक लाइब्रेरी में क्रिस्टोफर कॉडरिंगटन का जो मूर्ति लगी हुई थी। तो दीज वर बिग पेन पॉइंट्स एज समबडी हु कम्स फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ अ जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन व्हिच हैज सीन मैं भी एंड फेल्ट हम दिस। लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आमतौर पे साइंस के स्टूडेंट्स आते नहीं हैं। आप साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ने गई थी, ये कहाँ हिस्ट्री में फंस गई? अरे जब कुछ गलत होता है तो गलत होता है ना, फंसने की बात नहीं होती है। व्हेन यू सी समथिंग रॉन्ग, आई थिंक इट्स अप टू यू टू स्टैंड अप, टेक अ स्टैंड एंड टेल पीपल दैट इट्स नॉट ओके, बी इट यू नो be it a science background or this thing. And we know that mechanical engineers do everything except mechanical engineering, so I think it's an occupational hazard that we kind of do infringe on other different things on campus. So that was more of that. But I think leadership was something I was a part of since I was in kindergarten. तो मैं UKG से क्लास लीडर रह चुकी हूँ। जब भी कुछ गलत होता है तो मेरा हाथ ऊपर चला जाता है and I have to take a stand. So it is I think more of that than the ego match कि मुझे president बनना है. It's more of telling that something is wrong. I would have never run for president at the University of Oxford had I not seen these remnants of colonialism. तो वहाँ पे एक पुश था कि यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ चीज़ें गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है. And not just that, as a university ranked number 1 in the world, वहाँ पे जो भी सिखाया जाता है, जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसे दुनिया भर में रिपीट किया जाता है. So it is not like the buck stops there. It manages to then corrupt the rest of the education system. So the urgency for change was very immediate. So बहुत जरूरी है ये बात समझना कि लखनऊ के लोगों पर ऑक्सफोर्ड का क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ जो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ाई जाती है वो पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में फैल जाता है। फिर उन दुनिया की यूनिवर्सिटी में किताबें छपती हैं और वो पढ़ाई जाती है, या डिफेंस पढ़ाया जाता हो, या सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता हो, वो जैसा पढ़ाते हैं दुनिया उसको स्वीकार करती है। और वो जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही वेस्टर्न आउटलुक से ही पढ़ाते हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ? It's not just Western outlook, Ji. It is a theory which believes in Western hegemony on this kind of marketplace. So if you look at any economic theory, it believes that the chief of the marketplace is still the West, and that the East, which was formerly subjugated, should only be reduced to doing the menial jobs, जैसे call center वाली job, जैसे जो servicing part होती है of any Western enterprise, वो हमें pass on किया जाता है, and the economic theory follows that. So it is by the end of the day कि आपके खाते में कितना पैसा है. So it all comes down to that. The buck stops there. But it is, it is disguised in many ways as culture, as an economic theory, as different theories that you will learn in your university. And it all comes from a place which still thinks it is the master. ठीक, तो हम फिर वही पे आते हैं कि रश्मि सामंत जिंदाबाद, और फिर उसके नीचे जो नारा लिखा था, या जो भी इलेक्शन कैंपेन आपका क्या था, आप लोगों के पास क्या कहने गई थी? रश्मि सामंत आएगी तो क्या बदलेगी? तो मेरा कैंपेन काफ़ी डिप्रेसिंग था,
क्योंकि सबने मुझे बोला कि रश्मि तुम तो खड़ी तो हो गई हो अभी चुनाव के लिए, तुम्हें सिर्फ एक वोट मिलेगा जो तुम अपने आप को दोगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भले ही अपने आप को एक वोट दूँ, एक वोट तो मुझे मिलेगा, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू मेक अ पॉइंट अबाउट डीकोलोनाइजेशन एंड आई एम गोइंग टू टॉक कि हमारे सिलेबस में क्या गलत है, हाउ वी नीड टू रिवाइव आवर सिलेबस, हाउ वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर सिलेबस इज नॉट towing a biased narrative and it does not contribute to neo-colonialism in the present day. So that was just my entire campaign. कोई सुने ना सुने. And एक अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ you have to debate your way and you have to make your speeches to become president. So it is a very American presidential style कि आपको बात करने का बहुत मौका मिलता है, आपको interviews के बहुत मौके मिलते हैं. So it was a very good kind of a platform. तो मुझे लगा कि at least if I'm a candidate, I get the platform to take my message across. And it taught me a very big lesson about the silent majority. कि कितने लोग चाहते थे कि कोई डीकोलोनाइजेशन की बात करे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में. The kind of election turnout you saw was not a joke. People had just given up. कि अरे इस पॉलिटिक्स में क्या मतलब, क्यों ही वोट करना है. वोटर टर्नआउट यूज्ड टू बी वेरी लो क्योंकि सबको लगता था कि अरे यार सब लोग तो वही बातें करते हैं, वही कोई कैंडिडेट आता है जो वही पॉइंट्स को दोहराता है एंड द मोस्ट पॉपुलर किड हु इज पॉपुलर इन हिज ओन कॉलेज मैनेजेस टू ब्रिंग टुगेदर ब्लॉक्स, do some kind of appeasement about how their college is going to function and win the election. पहली बार उनको लगा कि कोई तो ऐसे बात कर रहा है जो which we are relating with. बिल्कुल, मतलब अफ्रीका के लोगों को लगा होगा कि ये जो कह रही है वो मेरी बात कह रही है. ऑस्ट्रेलिया के लोगों को लगा होगा कि ये जो मेरी बात कह रही है वो मेरी बात हो रही है. ठीक है. और फिर इलेक्शन होता है और फिर धमाकेदार रिजल्ट होता है और हम देश के सारे लोग खुश होते हैं कि एक भारतीय जो छोटी सी प्यारी सी लड़की है गई वहाँ 3 महीने में ही इतना बड़ा इलेक्शन जीती, इतना प्रेस्टिजियस काम किया है उसने और हम बहुत खुश हो गए उस समाचार को पढ़ के. लेकिन यहाँ से इनका एक अलग स्ट्रगल शुरू होता है. जिस समय हम खुश थे कि हमारी एक लड़की वहाँ ऑक्सफोर्ड में प्रेसिडेंट बन गई है, उस समय इस लड़की ने रोज झेला है. वो पढ़ते समय मैं बार बार कांप जा रहा था जो आपने लिखा है कि आपने रोज क्या झेला है वहाँ पे. तो आई थिंक ये एक होती है ना, द हाईज आर हाई एंड द लोज आर लो. तो ये एक ऐसी बात है कि क्या हुआ इसके बाद. तो एक तरफ तो बहुत सेलिब्रेशन था. सो आई वॉज हिटिंग एवरी हेडलाइन, नॉट जस्ट इन भारत बट वॉशिंगटन पोस्ट एंड एवरीबडी इज कैरिंग द हेडलाइन दैट ओ द ऑक्सफोर्ड यूनियन फाइनली हैज़ अ इंडियन प्रेसिडेंट. It's very interesting to note that every time we do something great, we are Indian. And every time something goes bad, I'll get to that later. What is the identity used? So there was so much celebration. At the same time, I'm getting hate mails. So my social media is filled with hate mails जहाँ पे लिखा जाता है कि अरे तुम्हारा चेहरा इतना काला है. So very racist comments. I was my face was compared to a black horse and क्या लिखा गया है. The worst kind of abuse you can imagine, जिसको मैं बुक में रिडैक्ट करके भी नहीं लगा सकती क्योंकि सब कुछ रिडैक्ट हो जाएगा, सिर्फ काले धब्बे क्या कहते हैं बच जाएंगे. So it is not even something I can say on an open mic. Though that was the kind of abuse I was getting privately. तो मुझे लगा ठीक है, अंगूर खट्टे, किसी को तो बुरा लगा होगा, मे बी द लूजिंग फैक्शन, अनोनिमस मेल भेजते रहेंगे. फिर कैंपस में एक कल्चर होता है विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ टैब्लॉइड कल्चर, जहाँ पे गॉसिप कॉलम लिखा जाता है, ब्लाइंड आर्टिकल्स जो होते हैं. तो इसको कन्फेशन पेज बोला जाता है, जहाँ पे अनोनिमसली कोई भी कुछ भी लिख सकता है. तो वहाँ पे चीज़ें लिखने चालू हो गई कि अरे ये तो उडुपी से है, उडुपी हिंदुत्व का गढ़ है भारत में, इसके माता पिता को देखो, ये तो मतलब ऐसे कोई भी है. एंड देन मेरी माता पिता का एक पुराना सा फोटो था जिसमें उनका एक फेसबुक फ्रेम था जिसमें लिखा था एक ही नाम एक ही नारा जय श्री राम. तो उसको उठाया गया, उस फोटो को, मम्मी पापा का, मम्मी के फेसबुक से. तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसकी माँ कौन है, माँ के पुराने फोटोज़ खोजे और वहाँ से ये उठाया. फिर उन्होंने लिखा कि अरे ये देखो, शी कम्स फ्रॉम उडुपी, hotbed of Hindutva. Her parents say Jai Shri Ram, which is a war cry. So it has been legitimized. There are legitimate articles on Wikipedia which reinforce the fact that somehow Jai Shri Ram is it's a violent war cry. And then I was vilified.
So I was called everything from xenophobic, Islamophobic to this and that and everything on these tabloid pages. फिर इसको legitimize करना है. तो articles started coming on student newspapers saying Rashmi, a president-elect, is accused of Islamophobia, racism, this, that. कि पूरा मतलब लिस्ट ही दे दिया ग्रोसरी का, आपको क्या चाहिए आप चुनो. लाइक यू नो द थिंग यू गेट ऑफेंडेड एट यू कैन पिक, बट वी आर गोइंग टू गिव यू द होल लिस्ट. सो दैट वाज द काइंड ऑफ व्हाट यू से narrative which was spun against me. And I have actually discussed, they even, because I put up a fight, I started asking how is it, you know, anti-Semitic, क्योंकि anti-Semitism का भी आ गया. I was like, the Hindu people, the Indian people have always welcomed Jewish people. We are the only people who never persecuted them. How is this, how am I anti-Semitic? How am I hating Jewish people? फिर उन पे आ गया कि we have to substantiate this somehow. तो उन्होंने मेरा बहुत एक पुराना 2017 का फोटो निकाला जहाँ पे मैं एक होलोकास्ट मेमोरियल पे हूँ, एंड आई एम सेइंग दैट यू नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द होलोकास्ट वाज बैड एंड दैट यू नो दीज मेमोरियल्स आर अ रिमाइंडर दैट वी नीड टू बी बेटर एज अ सोसाइटी. वहाँ पे उस सेंटेंस में पन था. पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच. तो उन्होंने बोला बिकॉज देयर इज अ पन इन दिस सेंटेंस यू आर एंटी सेमेटिक. ऐसे कहने की बात हुई ना कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आप ग्रामर नाजी हो इसलिए आप नाजी हो. ऐसा वाला उन्होंने लॉजिक निकाला. इफ आई एम बीइंग सिंपल आई कैन टेल यू, अगर किसी ने आपको पेड़ पे टिप्पणी लिखने बोला और आपने टिप्पणी पढ़ के गए आप घोड़े के बारे में, तो आप रटे हो 500 वर्ड्स घोड़े के बारे में. मतलब टिप्पणी जैसा शब्द उडुपी में रह के इतनी साफ हिंदी कैसे है? ये तो भारत की स्पेशलिटी है. तो अगर आपने 500 वर्ड, समझिए कि आप एक परीक्षा देने गए हैं हिंदी की, तो जब मैं अब दक्षिण भारत से हूँ तो मुझे टिप्पणी पढ़ के जाना पड़ता है, तो 500 वर्ड ऑटोमेटिकली आते नहीं हैं पेड़ के बारे में. तो मैं पेड़ के बारे में पढ़ के गई और प्रश्न आ गया घोड़े के बारे में, तो मैं पूरा लिखूंगी घोड़े के बारे में और एंड में लिख दूंगी कि घोड़े को पेड़ से बांध दिया गया. तो ये थी उनकी लॉजिक. This was the logic they were using to associate me with something. So this is the kind of logic which was being used. So this was happening only through emails and articles, newspapers, anonymous जो भी लिखा जा रहा हो, या कि वो कभी आपके साथ पर्सनली भी बातचीत में ये बातें उठनी शुरू हुई? So this was all online, but the effect of online attack was so much that my address was doxed online कि ये यहाँ पे रहती है, अरे इसको हमने ग्रोसरी स्टोर में लिखा गया. तो I was constantly being made to feel कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है हर जगह. And I was threatened. I was even given a death threat कि तुम मतलब अभी निकलो वरना हम तुम्हें you shouldn't be here. तो ऐसा वाला एक डेथ थ्रेट भी आया था which I have only discussed in this book. उस वक्त मैंने इसको publicly discuss नहीं किया था. But this was the level at which I was being attacked. और बाकी प्रेसिडेंट जिस कमिटीज़ में होते हैं वहाँ पे काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा था, वो उन कमिटियों में जहाँ पे आप काम कर रही थी वहाँ पे भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ? तो I was told that you are a reputational hazard. In every committee I was sitting, I was told, अरे तुम तो reputational hazard हो गई हो because of the accusations that you're being accused of. कोई नहीं चाहता था to get to the depth of the accusations. The accusations were convenient. And this is the world that we live in, unfortunately. The world of ad hominem attack. आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो. आप मोदी जी को फैशिस्ट बोल सकते हो, आप किसी को भी डिक्टेटर बोल सकते हो, और आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों उनको ऐसे बोल रहे हो. और क्योंकि ये वर्ड्स इतने फैंसी है और इतने सीवियर हैं, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. और हम सब यू नो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी आर गुड पीपल. हम नहीं चाहते कि कोई फैशिस्ट हमारा प्रधानमंत्री हो, हम नहीं चाहते कि कोई डिक्टेटर हमारा प्रधानमंत्री हो. तो जब भी हम ये वर्ड्स देखते हैं ना, वी गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड इट स्टार्ट्स अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन वेयर वी जज अ पर्सन बेस्ड ऑन द लेबल्स एसोसिएटेड विद देम विदाउट नोइंग एनीथिंग फर्दर. तो ये जो 5 सेकेंड रील वाली जनरेशन है ना, इसमें जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर इंस्टेंटेनियसली हो जाता है कि जज भी हो जाते हैं, जूरी भी हो जाते हैं और उस बंदे को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं ऑनलाइन विदाउट इवन नोइंग कि इसके पीछे क्या रहा है और या फिर इसके पीछे का क्या मतलब सत्य है. सो दैट इज अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ क्या कहते हैं हम वॉलेटाइल टाइम्स वी लिव इन. एंड आई वाज एट द वेरी सेंटर ऑफ इट एज अ 21-year-old who knew nothing about narratives. So
मैं इस फेज में और भी बातें करूंगा, लेकिन आई थिंक लोग इतना इन्वॉल्व होकर सुन रहे हैं. इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, अगर 2 सवाल हम ले सकते हैं. जी बिल्कुल. आपने बताया कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपको मिली तो आपको लगा कि वहाँ जाना चाहिए. अगर भार्गवा की डिक्शनरी मिल जाती तो क्या करती हैं आप? तो मैं This is उदास हो जाती कि तक्षशिला को क्यों जलाया. थैंक यू सो मच. वेरी गुड, फैंटास्टिक. मैं उदास हो जाती. लवली लवली, आई लव दैट. एक माइक लेके वहाँ जाना, टेकचंदानी जी के पास. आपके जो विचार हम बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है और अच्छे अनुभव भी आ रहे हैं, और कुछ आज के युवकों को आपके जीवन से सीखना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि जब आप चुनाव जीत चुकी हैं, उसके बाद आप पर प्रहार हो रहा है, तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपको चुनाव जिताया, उनके व्यूज़ हम सुनना चाहते हैं. वो क्या कहने लगते हैं जिन्होंने आपको इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताया, विशेषकर उन लोगों ने? तो जिन्होंने मुझे जिताया उनके तो मैसेजेस आते थे मुझे कि रश्मि, हमें पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वो तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि तुमने फाइनली सच बोला. जिस सच को किसी के पास हिम्मत नहीं था 1000 सालों में इस कैंपस में बोलने का. सबको यही लगता था कि हम आ गए, धन्य हैं, हम बगल में बैठ जाते, अपनी डिग्री लेके निकल लेते हैं यहाँ से. बट तुमने इनको ही चैलेंज कर दिया, इनके घर में घुस के इनको चैलेंज करते, विच इज़ अ गुड थिंग, और ये इसी का रिएक्शन है. तो सबको यही लगता था. और 1-2 तो बाहर भी आ गए, पब्लिक में आ गए मुझे डिफेंड करने. बेचारों पे वैसा ही अटैक हुआ जैसे मुझ पे हुआ था. उनको भी नाज़ी बोला गया, उनको भी रेसिस्ट बोला गया. एक तो लड़की थी जो MBA करती थी, उसके पूरे क्लास ने उससे बात करना छोड़ दिया. तो दिस वाज द लेवल ऑफ अटैक व्हिच वाज हैपनिंग इवन ऑन माय सपोर्टर्स. बहुत जल्दी से एक सवाल पूछता हूँ. जी. ऐसा मानते हैं कि जो बड़े वहाँ के प्रोफेसर्स हैं या चांसलर्स जो भी होते होंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं. तो जब आप पर अटैक हो रहा था उस समय यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के चांसलर, वहाँ के वाइस चांसलर्स, वहाँ के सो कॉल्ड नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर्स, वो क्या कर रहे थे? उनका क्या रिएक्शन था? तो जो साइंस के बैकग्राउंड के थे, आप हिस्ट्री वाला पर्चा बता दीजिए कि क्या छपा. हिस्ट्री वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, सोशल साइंस वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, साइंस वाले मुझे बचाने पे तुले थे. तो साइंस वालों ने पूरा ठेका ले रखा था कि हमारी जो डिपार्टमेंट की लड़की, इसको कोई नहीं छू सकता. अगर आप लोग आ गए, अगर इसकी डिग्री पे किसी ने आँच लगा दिया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे. तो ये बहुत ही एक इंटरनल फेस भी था जहाँ पे मुझे सपोर्ट करने वाले भी बहुत थे. एंड आई थिंक साइंस फॉलोज लॉजिक एंड यू कैन नॉट कन्विंस एनी साइंटिस्ट अदरवाइज. तो मेरे डिपार्टमेंट तो मेरे पीछे थी, विच इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू ग्रेजुएट विद मेरिट ऑन टाइम. अगर मैं हिस्ट्री या सोशल साइंस में होती तो मुझे फेल किया जाता और मुझे घर भेजा गया जाता कि आप तो मतलब आपके एसेस में तो दम नहीं है. बट दिस वॉज द कंप्लीट ऑपोजिट. But I think unfortunately the people in science, we are not vocal. It is very telling क्योंकि मैं पहली ऐसी थी साइंस बैकग्राउंड वाली जिसने चुनाव लड़ा भी था ऑक्सफोर्ड में. सो विच इज़ वेरी टेलिंग कि हम लोग बाहर आते नहीं हैं क्योंकि हम इतना तंग आ चुके हैं ना दुनिया और दुनिया की पॉलिटिक्स से कि हम अपने लैब में रहना ही पसंद करते हैं और लैब से दुनिया को बचाना पसंद करते हैं. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मेंटालिटी that good people, logical people have, and I think that needs to break. The more these people come out, the better it will be, and they had my back. रवि भट्ट जी, मैं आपसे माफ़ी के साथ ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से इन दिनों इतिहासकारों को लेकर हम लोग सब तरह की बातें करने लगे हैं कि क्या छिपाया, क्या लिखा, क्यों लिख दिया, ये तो नहीं लिखना था, वैसे ही मैं एक पर्चा हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आता है और वो आप बताएंगी कि ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट. तो जब ये सब हो रहा था तो ये सब फिर भी कॉलेज न्यूज़पेपर्स, स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में रिस्ट्रिक्टेड थे, जो भी आ रहे थे. तो इसको लेजिटिमाइज करना पड़ेगा ना, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट फोर्सफुल इनफ टू मेक मी रिज़ाइन. एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने उस फोटो को उठाया जो कि सर्कुलेट हो रहा था ग्रुप्स में, और उन्होंने वो टिप्पणी जो थी उसको समराइज़ किया जैसे करते हैं, और उन्होंने लिख दिया कि रश्मि सामंत द हिंदू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. मैंने कभी चुनाव हिंदू आइडेंटिटी पे लड़ा ही नहीं था. उससे पहले तो शायद ही किसी को पता था कि मैं हिंदू हूँ.
तो उन्होंने लिखा कि द हिंदू प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अक्यूज्ड ऑफ इस्लामोफोबिया दिस दैट कम्स फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका हॉटबेड ऑफ हिंदुत्व टेल भारत दैट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट. तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर ने लिखा. एंड इट इज इट इज इन पब्लिक. ऐसा नहीं है कि उन्होंने इट वॉज सेड टू मी बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड कि उसने कहा इसने कहा ही सेड शी सेड. ऐसी बात नहीं है. इट इज आउट इन पब्लिक फॉर एवरीबडी टू सी. एंड दिस वॉज द समरी of what was said, and actually him saying this made the issue so big and emboldened the attackers so much that even the death threats were legitimized and I had to resign if I had to save myself. So this was the actual condition which I had to go through during those days. But कहते हैं ना भारतीय लोग, even if we are discriminated, we don't use that as an excuse not to excel. Every time we are pushed into a corner, हम उसे बहाना नहीं बनाते हैं. हम विक्टिम मेंटालिटी में आके स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगते हैं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दो क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है. हम ऐसे नहीं कहते हैं. जो भी बुरा हुआ है हम कहते हैं कि हम इससे सीख के हम इससे बहुत स्ट्रांग होके बाहर आए हैं. तो ये हम में ये इनग्रेन्ड है भारतीय लोगों में. इट इज इनग्रेन्ड विद इन ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक दैट फाइटिंग स्पिरिट वाज इनग्रेन्ड इन मी थैंक्स टू generations. And I fought back. I had to resign, but I didn't stop the fight. I fought like there was no tomorrow. Police complaint, university complaint, Crown prosecution services, हर जगह लेटर लिख दिया मैंने कि ये देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, this is not fair, this is an attack on my identity which is not allowed, and it is a attack on my religion which is a hate crime. तो ऐसे मैंने लिख के सबको पर्ची लगाया. इतना पर्ची लगाया कि they were compelled to open an investigation. The university was compelled to spend millions of pounds to hire the best of the best investigators. They tried to do the normal thing. उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को रफा दफा करने की कोशिश की. उसको they try to do that ना, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, अरे हम ऑफिस में नहीं हैं, अगले महीने देखेंगे, अगला हफ्ता देखेंगे. Whilst I was studying for one of the toughest courses on the face of earth, I was still studying, I was still submitting my assignments, but I didn't give up the fight. Finally, they were forced to acknowledge that what happened to me was wrong in a letter, and they were forced to let go of the professor who did all of this because they thought that this is a liability. और ये सब तब हो रहा था जब हम खुश थे कि एक लड़की प्रेसिडेंट है और वो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें झेल रही है. आपने रिजाइन दे दिया. ग्रेट. सो अगेन द फ्लोर इज़ ओपन. अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो, क्योंकि इस पक्ष को जब हम जानते हैं कि स्ट्रगल के समय के सवाल तो आपके पास थे, लेकिन स्ट्रगल से उबरने के जो इनकी लड़ाई थी उस पर अगर किसी से कोई कुछ पूछना हो तो आप. जी मैम. मैं ये पूछना चाहूँगी, आप में इतने सारे आरोप लगाए गए, उस समय आपका मनोबल किसने बढ़ाया? आपको आत्मविश्वास कहाँ से मिला? क्योंकि यंग जनरेशन के लिए उस फेज़ को जानना कि आत्मविश्वास कैसे हासिल किया जा सकता है बहुत ज़रूरी है. मैं इसके बारे में एक्चुअली बुक में लिखती हूँ. मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था इस पूरे दौरान. तो स्लीप पैरालिसिस इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन. जब आप उठ नहीं पाते हो, आप कॉन्शियस हो बट आप अपना बॉडी मूव नहीं कर पाते हो, एंड इट इज़ अ प्योरली साइकोलॉजिकल कंडीशन. आपको पैरालिसिस तो हुआ नहीं है, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल कंडीशन. आप इतने थक चुके हो मॉरली कि आप उठ नहीं पा रहे हो, एंड इट इज़ अ वेरी फियरफुल कंडीशन. क्योंकि इसका ज़्यादा चर्चा नहीं होता है. तो पहली बार जब मुझे हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. आई एम जस्ट नॉट एबल टू मूव फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. एंड देन आई रियलाइज वॉट दिस इज़ एंड एवरीथिंग. एंड मैंने जाना कि इट इज़ एन इनक्यूरेबल कंडीशन, कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसको बस कंट्रोल किया जा सकता है विद अ फ्यू स्टीरॉइड्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशन. पर इसे कभी क्यूर नहीं किया जा सकता. दैट वॉज अबाउट द टाइम जब मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था. तो आई थिंक इट वॉज कृष्णा हु सेव्ड मी. आफ्टर दैट 1 year आई हैव नेवर हैड स्लीप पैरालिसिस. सो आई थिंक हमारे, अगर आप तत्वों में जाओगे हिंदू धर्म का, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना.
बेसिकली व्हाट कृष्णा, भगवान कृष्णा डिड टू अर्जुना वाज काउंसलिंग. उनका मनोबल बढ़ाया उन्होंने. एंड एंड में ये कहते हैं अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धवा. तो बेसिकली हम सबको भी उसका चयन करना चाहिए कि हमें इस मोह माया में रहना नहीं चाहिए और सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड से बाहर उभर के हमें याद करना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और हमें अपने ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए irrespective of the conditions we are put in. We shouldn't blame our situation, but we should thank what we are given to come out of those situations, and we should always be grateful. तो बस यही था. तो जब आप ये सारी बातें बता रही हो जो ऑक्सफोर्ड में होता है, तो मैं जानता हूँ कि कई लोग चुपचाप मुस्कुरा लेंगे इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के भी कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ ऐसा होना बहुत मुश्किल है. तो जी, जब ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो गए तब भी आप मानती हैं कि वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है? Great question. तो I think I have developed an opinion about university ranking system now. तो पहले मुझे लगता था कि all is fair. अरे मैं छोटी थी, मुझे लगा it's black and white, the world is right or wrong. तो उसके बाद क्या हुआ? After all my experiences, I actually studied how our universities ranked, कि universities की ranking होती कैसे है. And मैंने realize किया, इसके लिए मैं एक analogy दूंगी. Assume कि आप एक बुलसाई में तीर मार रहे हो, जो निशाना होता है, तो एक निशाना है, आप निशाने पे तीर साध रहे हो. ऐसे सोचो कि पहले आप तीर चलाओगे, उसके बाद कोई जाके वहाँ पे निशाना बनाएगा. That is how universities are ranked in the world, unfortunately. So the standard is University of Oxford. तो University of Oxford जहाँ खड़ा है, वहीं से लाइन शुरू है. तो that is my genuine opinion, and I won't say that you know there is something better or something like that, क्योंकि भारत में we were home to the best universities in the world. तक्षशिला था, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थे जिनको जलाए गए deliberately, but unfortunately we haven't recovered from that. That is another problem. What we have been doing is just adapting and adopting what is coming from outside instead of rejuvenating something which is inherently ours. तो जब तक वो नहीं होगा, I think we seriously lack. क्योंकि बच्चों का ना रिबेलियस फेस होता है, मेरा भी रिबेलियस फेस होता था जब हमें ना माँ बाप की बात नहीं सुननी होती है बस, तब हम बहुत ज़्यादा affect होते हैं by what is being taught in our schools, in our colleges. So you cannot discount the effect of that. मेरा भी एक दौरा रहा है जब मुझे नहीं सुनना था कि मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं भगवद गीता पढ़ो, नहीं पढ़ना है मुझे, तो मैं तो वही पढ़ूंगी ना जो मुझे कोई और बता रहा है, because it is that rebellious face. So we need to come up with better ways to even address that space wherein our younger generation inadvertently gets towed away from what's right. रश्मि से इतनी बातें करने के बाद हमने तो सोच लिया है कि आपका फ्यूचर कैसा रखना है. बेनजीर को एक छोटे से डिबेट के लिए किया, तो हम तो सोच सकते हैं ना कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद रश्मि हमारी क्या होंगी, लेकिन रश्मि ने क्या सोचा है कि उनकी प्लानिंग क्या है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है. आई थिंक क्लीन हार्ट and reckless optimism. We'll see where that takes me, and I'm blessed with the best community ever. And देखते हैं कि क्या लिखा है इन पन्नों में, और I'm sure I'll write a book about it to let you know कि आगे क्या होता है. आप लोग भी जाने कि इन पन्नों में क्या लिखा हुआ है. Amazon पे है ये किताब, जरूर रखिए अपने घर में कि आपके बच्चे भी पढ़ सके, आपके लोग भी पढ़ सके, आप पढ़ सके इसे. मैं रश्मि आपके लिए खड़े होकर आपका अभिनंदन करना चाहूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद.